Class 8, Chapter 2 History. From Trade to Territory, the company establishes power. यूरोप में 16वीं सेंचुरी में मर्केंटालिज्म डेवलप किया, यानी व्यापार करने की प्रवृत्ति डेवलप की, एंड यूरोपियन पीपल स्टार्टेड टू मूव फ्रॉम देयर ओन कंट्री टू द एशियन एंड अफ्रीकन countries and Latin American countries. They also came in India. और ये उस समय की जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी, they also support such kind of mercantile companies who wanted to do trade with the other countries. Even the government support them fully. Not only support, but they encouraged them to do business. Mughal Empire was in medieval period. Aurangzeb was the last of the powerful Mughal rulers. He was the most powerful ruler of Mughal Empire. But after his death in 1707, many Mughal governors or subedars and big zamindars began asserting their authority and establishing regional kingdoms. तो चूँकि औरंगजेब सबसे शक्तिशाली अंतिम राजा था मुग़ल एम्पायर का, और उसकी मृत्यु के बाद में कोई दूसरा वैसा रूलर नहीं हुआ जो कि पूरे मुग़ल एम्पायर को कंट्रोल कर सके। इसलिए जो क्षेत्रीय स्तर पे जो गवर्नर या सूबेदार थे या बिग ज़मींदार थे, उन लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। एंड चूँकि मुग़ल एम्पायर वाज नॉट सच दैट दे कैन गो ओवर देयर एंड दे कैन पनिश देम, तो वो पनिश करने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए दिल्ली नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर। 18वीं सेंचुरी के सेकेंड हाफ में भारत में एक नया दौर शुरू हुआ था, एंड इट वाज द पावर गेम ऑफ यूरोपियन कंपनीज। और भारत में 4 यूरोपियन कंपनीज मुख्य रूप से आई थी। पहली पुर्तगीज़ थी, इसके बाद में डच आए, फिर इंग्लिश आए और फिर फ्रेंच आए। लेकिन मिड ऑफ द 18वीं सेंचुरी में आते आते इन चारों में से मोस्ट पावरफुल मर्केंटाइल कंपनी के रूप में ब्रिटिश उभर करके आते हैं। एंड इन द मिड ऑफ द 18वीं सेंचुरी इवन British East India Company established their political power in India. आप लोगों को ये बता दें कि ब्रिटिशर्स से भारत में आए थे एक स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी के रूप में, और उस समय में उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत से वो व्यापार कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा अर्न कर सकें। लेकिन कैसे परिस्थितियां बनती गई एंड दे बिकेम द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ इंडिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी केम इन इंडिया इन 1600। द ईस्ट इंडिया कंपनी acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I, granting it the sole right to trade with the East. इसका मतलब ये हो गया कि 1600 ईस्वी में कई कंपनी ने मिल करके, इंग्लैंड की कई कंपनी ने मिल करके ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, और उन लोगों ने उस समय के इंग्लैंड के जो रूलर थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, उनसे उन लोगों ने एक परमिशन मांगा, और वो परमिशन ने मांगा कि वो ईस्ट में यानी वर्ल्ड के पूर्वी हिस्से में जा कर के वो रोजगार कर सके, वो व्यापार कर सके। और ये व्यापार करने की अनुमति उन लोगों ने मांगी
और उसके साथ साथ उन लोगों ने यह भी कहा कि दे शुड बी गिवन द सोल राइट, यानी वो ईस्ट इंडिया कंपनी इकलौती कंपनी होनी चाहिए जो ईस्ट में जा कर के व्यापार कर सके, और उसको ये अनुमति मिल जाती है। अब यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी न्यू लैंड को सर्च करेगी, वहाँ से वो चीप प्राइस पे गुड्स परचेज करेगी, उसको यूरोप में ले करके आएगी और हायर प्राइस में उसको बेचेगी। हालांकि उस समय में कंपनी को इस बात का कोई डर नहीं था कि उसे दूसरे किसी ट्रेडिंग कंपनीज के साथ में किसी तरीके का कोई कंपटीशन करना पड़ेगा। और उस समय की जितनी भी मर्केंटाइल कंपनीज थी, देयर ओनली मोटिव वाज टू अर्न maximum profit, and they wanted to purchase the goods from India which were in the great demand in Europe, and by this they earn huge profit। लेकिन ये ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल इंग्लैंड में ये परमिशन मिला था कि कोई दूसरी कंपनी भारत या ईस्ट की तरफ में नहीं जाएगी, लेकिन अदर यूरोपियन पावर्स दे वेयर ऑल्सो एंटरिंग इन द ईस्टर्न मार्केट। और भारत में जो सबसे पहले यूरोपियन आए व्यापार करने के लिए, इट वॉज पुर्तगीज। 1498 में वास्को डी गामा, हु वॉज ए मर्चेंट and Portuguese explorer, he discovered the sea route to India from Europe। इसके बाद अर्ली 17th सेंचुरी में डच, आफ्टर एक्सप्लोरिंग, they also came in India, British came in India, and later French traders also came in India। The problem was that all the companies were interested in buying the same thing, कि जितने भी यूरोपियन कंपनी भारत में आई वो सब लोग वही चीज़ खरीदना चाहती थी जो कि यूरोप के बाज़ार में बहुत ज़्यादा डिमांड में था। अब वो क्या चीज़ें थी जो कि यूरोप के बाज़ार में डिमांड में था? तो फाइन क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, पेपर, क्लोव्स, कार्डामोम एंड सिनामोम, ये सब मसाले हैं, ये भी बड़े ज़बरदस्त डिमांड में थे। अब इनके बीच में ये 4 यूरोपियन कंपनी जो थे, इनके बीच में अक्यूट कंपटीशन शुरू हुआ, एंड ड्यू टू द हेवी कंपटीशन नाउ दे वेर नॉट able to earn a huge profit। The only way the trading companies could flourish was by eliminating rival competitors। अब ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए उनके पास में एक ही उपाय था कि वो अपने कंपटीटर को समाप्त कर दें। The urge to secure markets therefore led to fierce battle between the trading companies। और उनके बीच में ज़्यादा मुनाफा कमाने को लेकर के ज़बरदस्त राइवलरी शुरू होती है। वो लोग एक दूसरे के शिप को समुद्र में डुबाते हैं, रूट को ब्लॉक करने का प्रयास करते हैं, और जो राइवल शिप है उसको एंट्री लेने से वो रोकते हैं। और इस तरीके से उनके बीच में नॉट ओनली इन लैंड, इन ओशियन ऑल्सो नाउ दे वर फाइटिंग। और उनके जहाँ जहाँ भी फैक्ट्री थे, जहाँ भी गोडाउन था, उसको उन्होंने फोर्टिफिकेशन करना शुरू किया। अब ये फोर्टिफिकेशन करके वो चाहते थे कि उनके ऊपर हमला ना हो, या दे वांटेड टू बी सिक्योर। और उस सिक्योरिटी की वजह से उन लोगों ने अपने प्रोटेक्टिंग आर्मी को, जिससे कि वो सी रूट पे आराम से चल सकें, उसके लिए उनकी आर्मी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। द ईस्ट इंडिया कंपनी रिप्रेजेंटेटिव सर थॉमस रू
headed a diplomatic mission to the court of the Mughal Emperor Jahangir to seek permission to set up trading post at Surat among other areas. तो जहांगीर के शासनकाल में सर थॉमस रो आए थे और उन्होंने सूरत में ट्रेडिंग पोस्ट इस्टेब्लिश करने की अनुमति मांगी थी। इसके अलावा उन्होंने मछलीपट्टनम, आगरा, अहमदाबाद, मद्रास, पटना और बालासोर जैसे जगहों पर भी अपनी ट्रेडिंग पोस्ट इस्टेब्लिश करने की अनुमति उन्होंने मांगी थी। 1662 में किंग चार्ल्स जो राजा थे इंग्लैंड के, उन्होंने he received the island of Bombay from the Portuguese in dowry when he married Princess Catherine de Braganza. अब जब किंग चार्ल्स को बॉम्बे नामक आइलैंड, उस समय आज का जो बॉम्बे है उस समय वो 7 आइलैंड में बटा हुआ था, वो पुर्तगीज प्रिंसेस से शादी करने के बाद दहेज के रूप में उनको मिला और ईस्ट इंडिया कंपनी ने किंग चार्ल्स से उसको रेंट पर ले लिया था। लेकिन द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली इन 1651 और दिस वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर्स नोन एज दैट टाइम एज फैक्टर्स ऑपरेटेड। उस फैक्ट्री के अंदर में एक वेयर हाउस होता था जहाँ से गुड्स एक्सपोर्ट किए जाते थे या शिप से जो उनके गुड्स आते थे उनको वो वहाँ पर रखते थे। जब ट्रेड एक्सपेंड करने लगा तो कंपनी ने मर्चेंट और ट्रेडर्स से ये अनुरोध किया कि नाउ दे शुड कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री, और इस तरीके से जब उनको कहा गया कि अब वो आकर के यहाँ पे स्टैब्लिश हो, अपनी फैक्ट्री डालें, तो 1696 से वहाँ पर हुगली में एक किला बनना शुरू हुआ और उसके बाद में इंग्लिश ने मुग़ल ऑफिसर्स को ब्राइब यानी रिश्वत देना शुरू किया और उन्होंने कंपनी ने ज़मींदारी राइट 3 गांवों का ज़मींदारी राइट्स ले लिया। इसे ही एक था कालीकटा, जो बाद के दिनों में कलकत्ता और कोलकाता के रूप में जैसा कि आज वो जाना जाता है, यही आगे चल कर के कोलकाता बना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुग़ल एम्परर औरंगजेब को ये परसुएड किया था कि वो एक फरमान जारी कर दे जिसमें कि कंपनी को बिना ड्यूटी दिए हुए यानी बिना टैक्स दिए हुए ट्रेड करने का अधिकार मिल जाए। अब कंपनी लगातार अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए वो जो तरीके अपना रही थी, उन तरीक़ों में एक था कि मुग़ल एम्परर के ऑफिशियल्स को वो ब्राइब दे रहे थे और कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी तो ट्रेड कर ही रही थी, इसके अलावा बहुत सारे ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के अधिकारी थे, वो लोग भी प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे एंड दे वेर ऑल्सो नॉट पेइंग द टैक्स। तो औरंगजेब से फरमान उनको मिला था कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेड करेगी वो ड्यूटी फ्री होगा, लेकिन जो इंग्लिश ट्रेड कर रहे थे, ऑफिशियल्स ट्रेड कर रहे थे, उन लोगों ने भी टैक्स देने से मना कर दिया। इसी बीच में 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में आती है एंड फ्रेंच सेटअप देयर ट्रेडिंग पोस्ट एट पौंडीचेरी, चंद्रनागौर, माहे एंड कराईकाल। 18वीं सेंचुरी आते आते तक फ्रेंच टेरिटरी के जो गवर्नर जनरल थे डुप्लेक्स, वो थोड़े एम्बिशियस हो गए एंड नाउ ही वांटेड टू एस्टेब्लिश द फ्रेंच रूल इन इंडिया। अब वो फ्रेंच रूल पॉलिटिकल विश उनका बाहर निकल कर के आया और वही पॉलिटिकल एम्बिशन जो है वह ब्रिटिश से और फ्रेंच के बीच में झगड़ा हुआ, जिसको कि एंग्लो फ्रेंच वॉर के नाम से जाना जाता है। अब इधर में ईस्ट इंडिया कंपनी
इसमें लगी थी कि वो कैसे अपने व्यापार को और बढ़ाए, कैसे वो बंगाल में अपने आप को अपनी मोनोपोली वो इस्टब्लिश कर सके। तो उसने इसके लिए कोलकाता में जब अपना फैक्ट्री डाला, तो उस फैक्ट्री डालने के बाद में धीरे धीरे वहाँ पे उसने फोर्टिफिकेशन करना शुरू किया। और उस फोर्टिफिकेशन करने के बाद में दे वांटेड टू मेड देयर ओन प्लेस। हालांकि वहाँ पर मुग़ल एम्पायर का शासन था, लेकिन ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इसके बहाने वो अपना एक सेपरेट ज्योग्राफिकल एरिया तैयार कर ले, जहाँ पर कि वह अपने लोगों के साथ में रह सके। ट्रेडिंग एम्बिशन के कारण नाउ थ्रू द अर्ली 18th century the conflict between the company and the Nawabs of Bengal intensified. After the death of Aurangzeb, the Bengal Nawabs asserted their power and autonomy as other regional powers were doing at that time. बंगाल भी इंडिपेंडेंट हो रहा था औरंगजेब के मरने के बाद में, जैसा कि अन्य दूसरे रीजन हो रहे थे। मोहसिन कुली खान नवाब बने, उसके बाद में अलीवर्दी खान नवाब बने और उसके सिराजुद्दौला खान बंगाल के नवाब बने। ये तीनों स्ट्रॉन्ग रूलर थे। सो दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशंस, डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड, denied it any right to mint coins and stopped it from extending its fortification. और इन तीनों रूलर ने, चूंकि दे वेर स्ट्रॉन्ग, तो इन तीनों ने कंपनी के एक्सपेंशन को रोका। लेकिन कंपनी जो थी, कंपनी ये क्लेम कर रही थी कि उनके साथ लोकल ऑफिशियल से अनजस्ट डिमांड करते हैं, लोकल ऑफिशियल से उनके ट्रेड को बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए उन्हें ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का परमिशन मिलना चाहिए। लेकिन दोनों के बीच में कन्फ्रंटेशन का दौर शुरू हुआ, ब्रिटिश एंड नवाब के बीच में, एंड द कॉन्फ्लिक्ट लेड टू द कॉन्फ्रंटेशंस एंड फाइनली कल्मिनेटेड इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। जब अलावर्दी खान ने 1756 में उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। कंपनी ये चाहती थी कि वह बंगाल में एक ऐसे रूलर को इस्टब्लिश करे जो पपेट रूलर हो, और उससे वह अपनी पसंद का ट्रेड कंसेशन ले ले और दूसरे अनप्रिविलेजेस ले ले। तो व्हेन ब्रिटिशर्स सॉ दैट दे आर कन्फ्रंटिंग विद द बंगाल नवाब्स, देयर मोटिव ग्रीव दैट दे शुड कैप्चर द बंगाल पॉलिटिकल रूल। अब वो उनकी महत्वाकांक्षा जगी कि हम बंगाल के पॉलिटिकल रूल को कैसे अपने कब्जे में ले लें। They initially they do not directly want to be involved in the rule of Bengal. शुरुआती दौर में वो चाहते थे कि उनकी पसंद का एक पपेट रूलर बना दिया जाए बंगाल में, जिससे कि वो तमाम तरह के कंसेशन ले सके, अदर प्रिविलेजेस ले सके और उनका व्यापार चलता रहे। लेकिन जब उनको ये लगा कि जो रूलर है वो एक के बाद दूसरा के बाद तीसरा, they were not supporting to Britishers, then they involved in war. उसके बाद ये वॉर में, बैटल में चले जाते हैं। और यही होता है कि उनका जो एक्सपेंशन था, ब्रिटिशर्स का जो एक्सपेंशन था, उस एक्सपेंशन को सिराजुद्दौला ने रोकने को कहा। सिराजुद्दौला asked the company to stop meddling in the political affairs of his dominion, stop fortification and pay the revenues. फिर जब दोनों के बीच में निगोसिएशन हुआ,
और वो नेगोशिएशन जब फेल कर गया, देन नवाब marched with 30,000 soldiers to the English factory at Qasim Bazar, captured the company officials, locked the warehouse, disarmed all Englishmen, and blockaded English ships. Then he marched to Calcutta to establish control over the company's fort there. और यह सिराजुद्दौला ने पूरे तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ में एक बड़ा ज़बरदस्त एक्शन लिया। और इस एक्शन का नतीजा ये हुआ कि ऑन द हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द फॉल ऑफ कैलकाटा, कंपनी ऑफिशियल्स इन मद्रास सेंट फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को मद्रास से भेजा गया कि वो जा कर के वापस कलकत्ता को अपने कब्जे में लें। और उसके बाद वहाँ से नेवल फ्लीट्स निकला। बड़ी लंबी बातचीत हुई नवाब के साथ में, लेकिन बातचीत का कोई नतीजा जब नहीं निकला, देन फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी, एंड दिस बैटल इज नोन एज द बैटल ऑफ प्लासी। और इस बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला यानी नवाब हार जाता है, और हारने के बाद में उसे पकड़ के मार दिया जाता है। और उसके जगह पर मीर जाफ़र जो सिराजुद्दौला का कमांडर था और जिसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, क्योंकि ब्रिटिश ने मीर जाफ़र जो उसका कमांडर था सिराजुद्दौला को, मीर जाफ़र को उन्होंने ऑफ़र किया कि सिराजुद्दौला को मारने के बाद में मीर जाफ़र को रूलर बना दिया जाएगा, लेकिन मीर जाफ़र को शर्त यह थी कि मीर जाफ़र को युद्ध में नहीं आना था। और मीर जाफ़र ने वैसा ही किया। नतीजा ये हुआ कि सिराजुद्दौला कमज़ोर पड़ गया और इस बैटल ऑफ प्लासी में वो हार गया। और उसके हारने के बाद में मीर जाफ़र को वहाँ बैठा दिया गया, और नाउ मीर जाफ़र बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। Mir Jafar was a mere puppet in the hands of the East India Company. Although Mir Jafar gave the British a huge war compensation and trading rights, he was ousted in favor of his son-in-law Mir Qasim. मीर जाफ़र को उन्होंने पपेट तो बनाया था, लेकिन हर व्यक्ति का एक ईगो होता है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। मीर जाफ़र का भी सेल्फ रिस्पेक्ट जगह जब अननेसेसरी डिमांड ब्रिटिश ने करना शुरू किया, तो उसने जैसे ही कंप्लेन किया, उसको हटा करके उसकी जगह पे उसके दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया गया। और मीर कासिम में tried to improve the administration of Bengal and recognize his army according to European armies. यहाँ तक कि मीर कासिम ने उसके शासनकाल में 10 तक एक इंटरनल टैक्स हुआ करता था, उसको उसने रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से अब इंडियन मर्चेंट को भी वैसा ही लाभ होगा जैसा कि ब्रिटिश ट्रेडर्स को हुआ करता था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने मीर कासिम को एक बार फिर से गद्दी से हटाया और उसकी जगह पर मीर जाफ़र को बैठा दिया। अब मीर कासिम बंगाल छोड़ करके वहाँ से निकल पड़ा और वह चला आया अवध, जहाँ शुजा-उद-दौला अवध के नवाब थे उस समय में। और उस समय में मुग़ल एम्परर शाह आलम सेकंड भी लखनऊ आए हुए थे। इन तीनों ने मिलकर के लखनऊ में एक योजना बनाई, जिसमें कि ये तय हुआ कि दे विल फाइट अ बैटल विद द ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड दिस हैपेंड। They clashed with the forces of the East India Company at Buxar in 1764, and this battle is known as a Battle of Buxar in 1764. But unfortunately, the forces of Mir Qasim, Shuja-ud-Dawla and Shah Alam II, they were defeated.
एंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर मीर कासिम फ्लेड फ्रॉम द बैटल सीन, वहाँ से वो युद्ध के मैदान से भाग गया। सुजाउद्दौला एस्केप्ड टू रोहिलखंड एंड अवध वाज एनेक्स्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। मुगल एम्परर शाह आलम II joined hands with the Britishers, and this was the time when Shah Alam gave the East India Company the Diwani right, that is the right to collect revenue in Bengal, Bihar and Odisha। और इस तरीके से ये लड़ाई जो थी ये बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई थी बैटल ऑफ बक्सर का, क्योंकि इस लड़ाई के बाद में मुगल एम्परर शाह आलम II हारा था। तो उसके हारने के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उससे बिहार, बंगाल और उड़ीसा का रेवेन्यू कलेक्शन करने का राइट, अधिकार ले लिया, जिसको दीवानी राइट के नाम से जाना जाता है। एंड नाउ बंगाल, अवध, दिल्ली all were under the political domain of Britishers। Dual government in Bengal। After the Battle of Buxar, a dual government came into existence। दो सरकारें बंगाल में काम करना शुरू करती है बक्सर की लड़ाई के बाद में। अंडर द ड्यूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द ब्रिटिश गेन्ड द राइट टू कलेक्ट दीवानी मीन्स रेवेन्यू। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार अपने हाथ में रख लिया, और निजामत यानी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रोटेक्टिंग द स्टेट बाउंड्रीज, ये दे दिया गया नवाब को। अब जो कमाई हो रही थी वो ब्रिटिशर्स अपने हाथ में रख रहे थे, और जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालना था या वहाँ की प्रजा के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सौंप दी गई नवाबों को। नतीजा ये हुआ कि अंग्रेज उनको अपनी ज़रूरत के अनुसार से पैसा देते नहीं थे, और इन दोनों के बीच में, इस ड्यूअल अरेंजमेंट के बीच में, नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, इन दोनों में की लड़ाई में जो वहाँ की जनता थी वह बुरे तरीके से प्रभावित हो गई, बिकॉज बोथ ऑफ देम वे आर नॉट गिविंग अटेंशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। बंगाल में अकाल आया, 1/3 से ज़्यादा आबादी उससे फेमाइन में मारी गई, लेकिन इसके बावजूद कोई मदद नहीं मिला, न ब्रिटिशर्स से और न ही नवाब से। वहीं दूसरी तरफ में अब जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, नाउ दे ट्राई टू बी द नवाब्स, अब वो लोग नवाब बनना शुरू कर दिए थे। और किस तरीके से ब्रिटिश ऑफिशियल खुद को नवाब कहने के दौर में हाउ दे वेर स्प्रेडिंग करप्शन इन बंगाल, उसका एक एग्जाम्पल है कि आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द एक्चुअल नवाब्स ऑफ बंगाल वेयर फोर्स्ड टू गिव लैंड एंड वास्ट सम्स ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट टू कंपनी ऑफिशियल्स। रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड से मद्रास आया था 1743 में। उस समय में उसकी उम्र थी 18 साल। जब 1767 में करीब 24 साल के बाद में जब वो भारत छोड़ा, तब उसके पास में 4,01,102 पाउंड था। इसमें जो मज़ेदार बात हुई जो है वो ये है कि जब 1764 में ही वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ बंगाल, तो उससे ये कहा गया था कि कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन में जो करप्शन है उसको वो रिमूव करे, लेकिन वो तो खुद लगा हुआ था करप्शन में।
और जब 1767 में वो भारत से वापस इंग्लैंड गया तो 1772 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसकी इंक्वायरी हुई, क्रॉस एग्जामिन किया गया उसको, क्योंकि इस वास्ट वेल्थ, इतना बड़ा संपत्ति जो उसने अर्जित किया था लेकर के उसके ऊपर ये मुकदमा चल रहा था। हालांकि उस मुकदमा में वो छूट गया, उसे कोई सज़ा नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद इन 1774 ही कमिटेड सुइसाइड। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल कि ब्रिटिश से रूल में भी कितना ज़बरदस्त करप्शन हुआ करता था। और लॉर्ड क्लाइव तो लेकर के गए पैसा, लेकिन वो आत्महत्या कर लिए, उसको नहीं जी पाए। लेकिन बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स भारत आते थे अपना फ्यूचर फॉर्चून बनाने के लिए, और भारत में आने के बाद में उन्होंने इतना वेल्थ देखा। सिंस दे वे जस्ट अ ब्रिटिश ऑफिशियल, एक अधिकारी थे, लेकिन भारत में जब आते थे तो उनको यहाँ रूलर बनने का मौका मिलता था। सो दे कलेक्टेड सो मच ऑफ वेल्थ, सो मच ऑफ कैश कि दे वेर कॉल्ड देमसेल्फ एज ए नवाब्स। तो वो नवाब्स बोलते थे, क्योंकि इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन है, जो भारत में नवाब कहा जाता था उसको वो लोग नवाब्स कहते थे। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स से के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने पैसा कमाया। साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उन लोगों ने भी भरपूर पैसा कमाया।